देखो हम लोग जो है बेसिकली प्रोटीन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, और कल हमने जो है प्रोटीन्स की प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर और उसकी टर्सरी स्ट्रक्चर को हमने देखा कि कैसे जो है वो बनती है। प्राइमरी स्ट्रक्चर सिंपल जो है अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं, उसके बाद फिर वो जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें वो अल्फा हेलिक्स या प्लेटेड सीड्स जो है बना सकते हैं। उसके बाद वो फिर 3 डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर बनती है उसको हम टर्सरी स्ट्रक्चर, जो फाइनल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। किसी भी पॉलीपेप्टाइड का जो फाइनल स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? टर्सरी स्ट्रक्चर होता है। इसमें एक चीज़ है कि अमाइनो एसिड कैसे जो है जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ, तो उसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे, कैसे जो है पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो उसको देखते हैं एक बार। ये एक अमाइनो एसिड है, ये एक अमाइनो एसिड है, ठीक है। और ये जो है दूसरे अमाइनो एसिड के साथ कैसे जो है बॉन्ड को फॉर्म करता है। तो यहाँ पर भी आप ऐसे बना सकते हो। ये एक अमाइनो एसिड है नंबर 1, और दूसरा अमाइनो एसिड ये है, ठीक है। एक जनरलाइज स्ट्रक्चर ली है हमने अमाइनो एसिड की। तो कैसे इनमें जो है बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, बेसिकली कैसे जो है पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, वो हमें देखना है, ठीक है। तो होता क्या है कि सबसे पहले वाटर का रिमूवल होता है, और वाटर के रिमूवल के साथ जो है यहाँ पर क्या बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। तो बेसिकली ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा H2O के फॉर्म में, ठीक है। और फिर जो है क्या बन जाएगा? पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। उससे जो है क्या बन जाएगा? पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। तो फाइनल स्ट्रक्चर क्या बनेगी हमारी? CH और ये जो है ठीक है। ये जो है हमारी स्ट्रक्चर बनेगी। तो ये जो है क्या बना है? पेप्टाइड बॉन्ड बना है, ये बना है। ये क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड। ये क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड। समझ में आया? एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ कैसे जुड़ता है? पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा। सबसे पहले वाटर का रिमूवल होगा, ये इधर से OH और इधर से जो है H हाइड्रोजन निकलेगी, और H2O के फॉर्म में निकल करके यहाँ पर क्या बन जाएगा? पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है? फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ
पेप्टाइड बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड है ये। ठीक है, कैसे जो है पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। ठीक है, ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर ली है हमने। समझ में आ गया कैसे जो है पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, कैसे बनता है। ये एक अमाइनो एसिड है, ठीक है, और ये एक अमाइनो एसिड है, ठीक है। इसके पास भी अमाइनो ग्रुप है और इसके साथ एसिडिक ग्रुप भी है। इस अमाइनो एसिड के साथ भी जो है एसिडिक ग्रुप भी है और अमाइनो ग्रुप भी है। इसका एसिडिक ग्रुप और इसका जो है अमाइनो ग्रुप के बीच में जो है इस तरह की जो है क्रियाएं होंगी कि वाटर का जो है यहाँ पर रिमूव होगा, वाटर यहाँ से, और इन्हीं के बीच जो है क्या बनेगा, एक बॉन्ड बन जाएगा ये वाला। ठीक है, इनके बीच जो है एक बॉन्ड बन जाएगा जिसे हम पेप्टाइड बॉन्ड नाम देंगे। ठीक है, तो इस तरह एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ जुड़ता है। जैसे एक मोती को आप दूसरे मोती से धागे द्वारा जोड़ते हो, ऐसे ही एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ वाटर के रिमूवल के साथ जो है पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़ता है। समझ में आ गया। ठीक है, तो पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन समझ में आ गई। नेहा समझ में आ गया कैसे बना पेप्टाइड बॉन्ड, बताओ कैसे बना। हाँ, दूसरे अमाइनो एसिड के साथ कैसे जुड़ता है, बाय द रिमूवल ऑफ वाटर एंड मेक पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन दी, किसके बीच में बन रहा है, एसिडिक ग्रुप और अमाइनो ग्रुप के बीच में, एसिडिक ग्रुप और अमाइनो ग्रुप के बीच में। ठीक है, हमेशा जो फर्स्ट अमाइनो एसिड होगा, ठीक है, उसका एसिडिक ग्रुप और दूसरे वाले का अमाइनो ग्रुप के बीच में जो है क्या बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। फिर यहाँ पर जो है, फिर यहाँ पर कोई अगर तीसरा अमाइनो एसिड होता तो उसके साथ जो है ये OH और उधर से H जो है वाटर रिमूव हो जाता और उसके साथ जो है ये एक नया तीसरा अमाइनो एसिड जुड़ जाता। तीसरे के साथ चौथा भी ऐसे ही वाटर रिमूव होगा, वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा और एक चौथा अमाइनो एसिड इसके साथ जुड़ जाएगा। फिर पांचवा ऐसे ही, छठा ऐसे ही। ठीक है, इस तरह से जो है जब भी एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ जुड़ता है तो वहाँ पर क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। ठीक है, ये भी आप बात ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया कुमकुम। ठीक है, तो जितने भी अमाइनो एसिड जुड़ेंगे इसका मतलब क्या है कि वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे और पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। ठीक है, किनके किनके बीच में बन रहा है, फर्स्ट अमाइनो एसिड के एसिडिक ग्रुप और सेकेंड अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के बीच में। ठीक है, चलो ठीक है। तो बेसिकली हमने देखा है कि कैसे जो है पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ओके, अब इसके बाद हम देखने वाले हैं, कल हमने जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स और प्लीटेड शीट पढ़ी थी, बीटा प्लीटेड शीट। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। फिलहाल हमने जो है पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन देखी है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स की। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को केमिकल कंपोजिशन के आधार पर जो है कुछ फॉलोइंग टाइप्स में जो है बांटा जा सकता है। जैसे सबसे पहली है सिंपल प्रोटीन्स, नॉर्मल जो प्रोटीन्स होती है, सिंपल प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, दूसरी हो सकती है कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। ठीक है, और तीसरी हो सकती है डेराइव्ड प्रोटीन्स। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल प्रोटीन्स की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल प्रोटीन्स की। तो सिंपल प्रोटीन्स में क्या होता है,
सिंपल प्रोटीन्स अगर आप उनको तोड़ो तो उनसे केवल अमाइनो एसिड निकलते हैं। समझ में आया? उनसे केवल क्या निकलते हैं? अमाइनो एसिड निकलते हैं। उनके साथ किसी और मतलब हम मान सकते हैं किसी और कंपाउंड को नहीं जोड़ा जाता, वो सिंपल प्रोटीन्स हैं। ठीक है। अगर मतलब ऐसा किया जाए कि प्रोटीन्स के साथ ग्लूकोज को जोड़ दें, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को जोड़ दें, सपोज करो एक प्रोटीन है उसके साथ हमने ग्लूकोज को जोड़ दिया, ठीक है, तो वो क्या हो गई? वो कॉन्जुगेटेड हो गई। क्या हो गई? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन हो गई। वो कैसी प्रोटीन हो गई? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन हो गई। वो उसके साथ कोई दूसरी चीज़ जो कि प्रोटीन नहीं है वो जुड़ गया, या किसी प्रोटीन के साथ आप किसी लिपिड को जोड़ दो, किसी प्रोटीन के साथ किसी लिपिड को जोड़ दो तो वो तब भी क्या बन जाएगी? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन बन जाएगी। मतलब सिंपल प्रोटीन का मतलब यह है कि जो केवल प्रोटीन है, मात्र प्रोटीन है, उसके साथ किसी भी तरह का कोई और अन्य कंपाउंड या कोई अन्य मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ नहीं है, वो क्या है? सिंपल प्रोटीन है। जैसे जब तक शादी ना हो तो सिंगल है, शादी के बाद मैरिड हो गया, ठीक है, तो इस तरह से है, कॉन्जुगेटेड हो गया मतलब। ठीक है, तो सिंपल प्रोटीन अगर उनको आप तोड़ो तो उनसे क्या निकलेंगे? केवल अमाइनो एसिड निकलेंगे। ठीक है, ठीक है, उनसे क्या निकलेंगे? केवल अमाइनो एसिड्स निकलेंगे। उनका अगर हाइड्रोलाइसिस आप करेंगे तो उन्हें ही हम क्या कहते हैं? सिंपल प्रोटीन्स जो है कहा जाता है। और आ जाओ, और इनको जो है बेसिकली फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है। सबसे पहले तो आप ये देख लो कि वो प्रोटीन्स जो हाइड्रोलाइसिस पर, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस पर क्या दें? केवल अमाइनो एसिड्स दें। सिंपल प्रोटीन की बात कर रहे हैं हम लोग। they yield amino acids only upon hydrolysis। जब इनके ऊपर हाइड्रोलाइसिस किया जाए तो ये क्या देती है? अमाइनो एसिड्स देती हैं। ये है सिंपल प्रोटीन्स। इसको फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन्स में। फर्दर इनको क्लासिफाई किया जा सकता है फाइब्रस और सेकेंड है ग्लोबुलर प्रोटीन्स में। ठीक है, फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन्स में इनको क्लासिफाई किया जा सकता है। फाइब्रस प्रोटीन्स बेसिकली वैसी ये प्रोटीन्स होती हैं जो इंसॉल्युबल होती है एक्वस मीडिया में। ठीक है, जो पानी वाला जो कोई भी मीडियम है, ठीक है, पानी वाला कोई भी मीडियम है, उसमें क्या होती है? इंसॉल्युबल होती हैं। कौन सी? फाइब्रस। इंसॉल्युबल इन एक्वस मीडिया। ठीक है, किसी भी एक्वस मीडियम में, पानी वाले किसी माध्यम में ये इंसॉल्युबल होती हैं, अघुलनशील होती हैं। क्या क्या बता रहे हैं ये? दे यील्ड यील्ड मतलब प्राप्त होता है एक तरह से उससे वो। ठीक है, तो इंसॉल्युबल होती है एक्वस मीडिया में ये, और इनका जो मुख्य भूमिका है वो हमारी, अगर हम अपने शरीर की बात करें तो हमारे शरीर में ये सपोर्टिंग रोल देती हैं, सपोर्ट करते हैं हमारे शरीर को। ठीक है, सहारा देती हैं। जैसे कोलेजन है, कोलेजन प्रोटीन एक फाइब्रस प्रोटीन का उदाहरण है। कोलेजन बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है कोलेजन प्रोटीन। ठीक है,
कोलेजन प्रोटीन इसमें जो है हमारी बॉडी के अंदर 4 तरह के कोलेजन जो है पाए जा सकते हैं, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड, टाइप फोर्थ। ठीक है, कोलेजन प्रोटीन की टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड एंड टाइप फोर्थ। These are the 4 types of collagen or proteins which are found in the human body and basically ये जो टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड और टाइप फोर्थ जो कोलेजन प्रोटीन है बेसिकली दे आर ये पाई जाती हैं डिफरेंट ऑर्गन्स में या डिफरेंट जो है साइट्स में, जगह पर जो है ये ह्यूमन बॉडी में पाई जा सकती हैं। जैसे हम अगर बात करें टाइप 1 कोलेजन की तो बोन्स में पाई जाती है। टाइप 1 कोलेजन प्रोटीन्स बेसिकली दे आर फाउंड इन द बोन्स। ठीक है, तो बोन्स क्या काम करती है? बोन्स सहारा देती है। सहारा देती है या नहीं देती है? देती है ना, सपोर्टिंग रोल है। तो बेसिकली वही है कि फाइब्रस जो प्रोटीन्स है बेसिकली जिसमें कोलेजन एक उदाहरण है। ठीक है, तो वो क्या देता है? सहारा देती है, सपोर्टिंग रोल है, इनसॉल्युबल है एक्वस मीडिया में। ठीक है, जैसे बोन्स में पाई जाती है। ठीक है, टाइप सेकंड की अगर हम बात करें जैसे कार्टिलेज में पाई जाती है। कार्टिलेज भी कई जीवों में जो है एक कंकाल का काम करता है। जैसे हमारे लिए हड्डियां जो है कंकाल का काम करती हैं, ऐसी कार्टिलेज जो है वो भी कंकाल का काम कर सकता है। जैसे मछलियां होती हैं कुछ जो इनमें जो है जो उनका कंकाल होता है वो कार्टिलेज का बना होता है। ठीक है, कार्टिलेज बोन से थोड़ा कम हार्ड होता है, थोड़ा सॉफ्ट होता है अगर हम कंपेयर करें बोन से। ठीक है, और आपने जो है टाइप 3 और टाइप 4 भी पढ़ा था जब मैंने पढ़ाया था आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, याद है? याद कर लेना। ठीक है, तो कोलेजन प्रोटीन की बात करी हमने। ठीक है, तो स्किन में भी पाई जा सकती है कोलेजन, बोन्स में, कनेक्टिव टिश्यूज में बेसिकली कोलेजन प्रोटीन जो है देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो हमारी स्किन को स्ट्रेंथ देती है कोलेजन, हमारी बोन्स को स्ट्रेंथ देती है, मजबूती देती है ताकि हमारी स्किन मजबूत रहे, है ना। कोलेजन जितना ज़्यादा होगा हमारी स्किन में उतना ही जो है चेहरा दमकेगा या मतलब एक तरह से स्किन जो है टाइट रहेगी। अब जैसे जैसे जो है उम्र बढ़ती चली जाती है तो कोलेजन प्रोटीन्स का जो निर्माण है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है और स्किन जो है लटकती या मतलब ढीली होने लगती है। देखा है आपने, है ना, ये तो नॉर्मल प्रोसीजर है एक। ठीक है, तो छोटा बच्चा जैसे होता है तो उसकी स्किन देखो कितनी मतलब टाइट होती है बहुत ज़्यादा, है ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? कोलेजन प्रोटीन्स क्या देती है? सहारा देती है। ठीक है, दूसरी हम बात कर सकते हैं केराटिन्स की बात कर सकते हैं हम इसमें फाइबर प्रोटीन्स में। ये केराटिन उदाहरण है। केराटिन कोई बता सकता है केराटिन प्रोटीन कहाँ देखने को मिलती है? हेयर्स में देखने को मिलती है, नाखूनों में देखने को मिलती है, जो जानवर होते हैं उनके जो नीचे के वो हूफ्स होते हैं उनमें देखने को मिल जाएगी, सींग जो होते हैं उनमें देखने को मिल जाएगी। केराटिन्स बेसिकली वहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, क्लाउज पंजे जो होते हैं उनमें देखने को मिल जाएगी बेसिकली। ठीक है, तो हेयर्स, ठीक है, क्लाउज, नेल्स, ठीक है, इन सभी में जो है केराटिन देखने को मिल जाएगा। और ये भी जो है इंसॉल्युबल होता है वाटर में। ठीक है, वो मैंने ऊपर लिखवा ही दिया था आपको, इंसॉल्युबल इन एक्वस मीडिया। तो ये भी क्या कर रही है? स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। केराटिन्स भी क्या है? स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। हेयर्स का निर्माण करना, ठीक है, नाखूनों का निर्माण करना, ठीक है, इन सभी का निर्माण किसके द्वारा होता है? केराटिन्स प्रोटीन के द्वारा होता है। केराटिन्स। मायोसिन भी एक फाइब्रस प्रोटीन है। मायोसिन भी क्या है? एक फाइब्रस प्रोटीन है जिसका आपने पढ़ा था किसमें? मसल कॉन्ट्रैक्शन में, मांसपेशियां। ठीक है, मायोसिन प्रोटीन, एक्टिन मायोसिन, याद आ गया? ठीक है, समझ में आ रहा है नया? क्या पढ़ रहे हैं हम? क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? नेहा
स्पाइल क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? बताओ जरा, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? हम पढ़ रहे हैं प्रोटीन्स, ठीक है। उसमें कुछ उसका देख रहे हैं कि भैया वो किस तरह से उसको क्लासीफाई किया गया है, किस तरह से हमें पढ़ने में वो सुविधाजनक होगी, ठीक है। तो हमने सबसे पहले बात करी सिंपल प्रोटीन्स की, सरल प्रोटीन्स की, ठीक है। उसमें हमने सबसे पहले बात करी फाइबरस प्रोटीन्स की, जिसमें हमने दो उदाहरण पढ़े। सबसे पहला उदाहरण पढ़ा हमने कोलेजन, दूसरा हमने उदाहरण पढ़ा केराटिन, ठीक है, ठीक है, समझ में आया? तो केराटिन की बात करें, केराटिन प्रोटीन मतलब बालों में कौन सी प्रोटीन है? केराटिन प्रोटीन है, ठीक है, ठीक है। नाखूनों में कौन सी प्रोटीन है? केराटिन प्रोटीन है, ठीक है। पायल समझ में आ गया? दूसरा हम बात करते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स की, ठीक है। इनको स्फीरो प्रोटीन्स भी कहा जाता है। ग्लोबुलर जो प्रोटीन्स है, अब हम सेकंड वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है। ग्लोबुलर प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं हम, इनको स्फीरो प्रोटीन्स भी कहा जाता है, स्फीरो। फाइबरस प्रोटीन जो है फाइबरस होती है नेचर में, और ग्लोबुलर प्रोटीन बेसिकली ग्लोबुल लाइक स्ट्रक्चर, मतलब थोड़ा गोलाकार जो है संरचना होती है इसकी। और जो फाइबरस प्रोटीन थी वो थोड़ी लेंथी होती है, लंबाई में, मतलब ताकि वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे, ठीक है। और ग्लोबुलर प्रोटीन्स बेसिकली कैसे होती है? ग्लोबुल लाइक, इसलिए इनको स्फेरो प्रोटीन्स भी कहा जाता है। स्फेरो मतलब जो संरचना गोल दिखाई देती है उसको स्फीयर बोलते हैं ना, गोले को स्फीयर बोलते हैं ना, ठीक है। तो जो प्रोटीन्स गोल दिखाई दे उसको हम क्या कह रहे हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन्स या स्फीरो प्रोटीन्स कह रहे हैं, ठीक है। ये जो प्रोटीन्स होती हैं ये बेसिकली थोड़ी बहुत पानी में घुलनशील है, इनको पानी में घोला जा सकता है। तो बेसिकली दे आर समवट soluble in water, आंसर, ठीक है। समवट soluble in water, समवट soluble in water, इनको जो है पानी में घोला जा सकता है। कौन सी प्रोटीन्स को? कौन सी प्रोटीन्स को? बेसिकली स्फीरो प्रोटीन्स यानी ग्लोबुलर। इनकी बात चल रही है, इनकी बात चल रही है, इनकी बात चल रही है, स्फीरो प्रोटीन्स की बात चल रही है, ठीक है। तो दे आर समवट सॉल्युबल इन वाटर, थोड़ा बहुत इनको घोला जा सकता है। और क्या खास विशेषता है इनकी? इनको आसानी से डीनेचर्ड किया जा सकता है, मतलब डीनेचर्ड का मतलब है हल्का सा इसको टेम्परेचर दो और ये अपना फंक्शन लॉस कर देगी, सब भूल भाल जाएगी, अपनी स्ट्रक्चर को लॉस कर देगी, अपनी संरचना को त्याग देगी, एक तरह से यह समझ सकते हो आप, ठीक है। तो इसमें जो एग्जांपल्स हैं वो हैं आपके एल्बुमिन्स और ग्लोबुलिन्स। एल्बुमिन प्रोटीन जो ब्लड में पाई जाती है, ग्लोबुलिन प्रोटीन जो पाई जाती है ब्लड में, हमारे ब्लड के अंदर हमारे, ठीक है, रक्त के अंदर जो है क्या पाई जाती है? एल्बुमिन्स और ग्लोबुलिन्स। तो स्पीरो प्रोटीन में दो एग्जांपल्स हैं, एल्बुमिन्स और ग्लोबुलिन्स। बेसिकली कहाँ पर पाई जाती है? ब्लड के अंदर देखने को मिल जाएगी आपको। दूसरा और कहाँ पाई जा सकती है? मिल्क में देखने को मिल सकती है, दूध के अंदर। एल्बुमिन प्रोटीन जो है आपको दूध में देखने को मिल जाएगी, अंडा जो होता है उसमें देखने को मिल जाएगी, सीरम ब्लड होता है उसमें देखने को मिल जाएगी एल्बुमिन प्रोटीन, ठीक है। तो अंडे के अंदर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। लैक्टो एल्बुमिन कहेंगे, अगर मिल्क के अंदर, दूध के अंदर होती है उसको लैक्टो एल्बुमिन कहेंगे हम, ठीक है।
एग वाइट जो होता है उसके अंदर एल्बुमिन प्रोटीन देखने को मिलेगी, ठीक है। एग वाइट जो होता है खाया होगा आप लोगों ने, ठीक है। ब्लड के अंदर देखने को मिल जाएगी सीरम एल्बुमिन। तो ये जो एल्बुमिन है ये बेसिकली सॉल्युबल है, ये सॉल्युबल है नेचर में, सॉल्युबल है, ठीक है। कहाँ देखने को मिलेगी? मिल्क में देखने को मिल जाएगी, एग वाइट में, और सीरम एल्बुमिन यानी ब्लड के अंदर बेसिकली, सिंपल लिख रहे हैं, ठीक है। ब्लड के अंदर देखने को मिल जाएगी। ग्लोबुलिन्स की बात करें तो ये इनसॉल्युबल होती है वाटर में, ठीक है, इनसॉल्युबल होती है। और इनकी बहुत ज़्यादा मात्रा जो है ब्लड में देखी जा सकती है, ठीक है। तो ये तो कुछ एग्जाम्पल थे आपके किसके, ग्लोबुलर प्रोटीन्स के, ठीक है। अन्य कुछ सिंपल प्रोटीन्स भी हैं, जैसे हिस्टोन प्रोटीन है जिसके बारे में बताना चाहूँगा। हिस्टोन प्रोटीन, ये तो बात होगी। अदर सिंपल प्रोटीन्स में है कुछ अदर सिंपल प्रोटीन्स, अदर सिंपल प्रोटीन्स, ये ध्यान रखना। इसमें हिस्टोन है, हिस्टोन एक प्रोटीन है जो बेसिकली हमारे कोशिकाओं के केंद्रक के अंदर पाई जाती है, ठीक है। कहाँ पाई जाती है? जो हमारी कोशिकाएं हैं उनके केंद्रक के अंदर पाई जाती है, और ये डीएनए को बांधने का काम करती है, उसको पैकेजिंग करती है इनटू दी क्रोमोसोम्स, ताकि वो गुणसूत्र बन सके। एक डीएनए को गुणसूत्र बनाने में कौन सा है कि हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, उसको बांध करके रखती है, ठीक है। तो हिस्टोन प्रोटीन ये भी जो है कैसी प्रोटीन है? बेसिकली ये जो प्रोटीन्स होती हैं ये बेसिक प्रोटीन्स होती है। हिस्टोन जो प्रोटीन होती है कैसी प्रोटीन है? ये बेसिक प्रोटीन है, बेसिक प्रोटीन्स, ठीक है। और ये पानी में सॉल्युबल होती है, ये भी लिख लेना, वाटर सॉल्युबल होती है, सॉल्युबल होती है पानी के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, चलो वैसे तो प्रोटामीन्स भी हैं थोड़े से, उसको अगर पढ़े तो छोड़ो, रहने दो उसे। हिस्टोन इम्पोर्टेंट था, ये सही है, इसके बारे में पढ़ना। इसके बाद बात करते हैं हम कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। ये हो गया सिंपल प्रोटीन्स, खत्म हो गया। सिंपल प्रोटीन्स में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा सिंपल प्रोटीन्स में कि जो सिंपल प्रोटीन्स होती है बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। क्या पढ़ रहे हैं हम? क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स का वर्गीकरण, ठीक है। इसमें हमने क्या पढ़ा? सिंपल प्रोटीन्स पढ़ा सबसे पहले। क्या पढ़ा? आवाज दो। सबसे पहले सिंपल प्रोटीन्स में हमने क्या पढ़ा कि सिंपल प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स हैं जिनको हाइड्रोलाइसिस करने पर वो केवल अमाइनो एसिड्स दे। सिंपल प्रोटीन्स किसी के साथ वो जुड़ी हुई नहीं है, उनके साथ कोई लिपिड नहीं जुड़ा, कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं जुड़ा या कोई अन्य मॉलिक्यूल उसके साथ नहीं जुड़ा हुआ, ठीक है। इसमें हमने दो इनको फर्दर क्लासिफाई किया गया फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन में। सबसे पहले हमने फाइब्रस के दो एग्जाम्पल पढ़े, कोलेजन और केराटिन, ठीक है। उसके बाद हमने फाइब्रस प्रोटीन पढ़ी। फाइब्रस प्रोटीन में हमने एल्बुमिन्स और ग्लोबुलिन्स पढ़ी, ठीक है। समझ में आ गया? क्लियर है? तुमको समझ में आ गया? बताओ जरा क्या पढ़ा हमने, बताइए जरा क्या पढ़ा हमने।
थोड़ा जोर से बोलना। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन में और उसमें फाइब्रिल्स के जो एग्जाम्पल है वो कोलेजन और केराटिन और ग्लोबुलर के क्या एग्जाम्पल है? हाँ लिखवाया तो है मैंने, लिखवाया नहीं। मुस्कान आप बताएं क्या पढ़ा हमने? गगनदीप बताइए, थोड़ा जोर से बोलना गगनदीप, आवाज़ सना के कानों तक आ जाए। सुन लो भाई। उसमें एक टाइप होता है उसका सिंपल प्रोटीन, जो कि सिर्फ हमें अगर उनको हम हाइड्रोलाइसिस करवाएं तो बस एमिनो एसिड ऐड करते हैं। उसके बाद जो सिंपल प्रोटीन्स हैं उनके दो टाइप्स हैं, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन। जो फाइब्रस प्रोटीन है वो इंसोल्यूबल होते हैं किसी भी एक्वस चीज में, जैसे कि वाटर हो गया और बाकी कोई एक्वस चीज हो गई। और उसके बाद इसके एग्जांपल्स हैं कोलेजन प्रोटीन, जैसे कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। और ये टाइप 1 जो है बोन्स में फाउंड होता है। उसके बाद इसका एग्जांपल है केराटिन, जो कि हमें हेयर्स में मिल जाएगा। उसके बाद दूसरा टाइप का उसका ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ग्लोबुलर प्रोटीन्स इनको हम स्फेरोप्रोटीन्स भी कहते हैं क्योंकि ये स्फेयर की शेप के होते हैं। उसके बाद ये कुछ वाटर में सोल्यूबल होते हैं और इनके एग्जांपल्स हैं एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन। जो एल्ब्यूमिन है फाउंड इन जैसे कि ब्लड में हो गया और मिल्क में लैक्टोएल्ब्यूमिन के टाइप में हो गया ये और एग वाइट में। और जो ग्लोबुलिन है वो ज़्यादातर ब्लड में फाउंड होते हैं। और अदर प्रोटीन जैसे कि हिस्टोन्स जो डीएनए होता है उसकी पैकेजिंग में हेल्प करते हैं और ये बेसिक प्रोटीन है और ये वाटर में सोल्यूबल है। जी ठीक है, समझ में आ गया। तो बेसिकली हमने सिंपल प्रोटीन्स पढ़ी। अब हम जो है क्या पढ़ने वाले हैं? ये भी लेक्चर ले रहे हैं क्या? हाँ हैं? मीनाक्षी मैडम का ही नहीं? हाँ तो मैं ले रहा हूँ। तो सच्ची को भी देने के लिए लोग बैठा लो। किसे? अगर एक लोग तो ये है। सूची कौन? सूची आ जाओ, सूची कहाँ है वो? बुला लो फिर, भेज दो भेज दो भेज दो हैं? भेज दो। उसको पीछे उसका दे देना राइट अप के लिए। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। ठीक है, बात करते हैं किसकी? कॉन्जुगेटेड या कंपाउंड प्रोटीन्स की। कंपाउंड और कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। सूची हम जो है कंपाउंड प्रोटीन्स पढ़ रहे हैं या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, ऐसी प्रोटीन्स जो किसी दूसरे के साथ जुड़ी हुई हो। मतलब हम ऐसी प्रोटीन्स के उदाहरण पढ़ेंगे, कोई प्रोटीन्स है उसके साथ हमने लिपिड जोड़ दिया, या कोई प्रोटीन्स है उसके साथ हमने कार्बोहाइड्रेट को जोड़ दिया। ठीक है, तो ऐसी प्रोटीन्स को हम पढ़ने वाले हैं। ऐसी प्रोटीन्स को हम क्या नाम देंगे? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। ठीक है, ठीक है। तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन एक सिंपल प्रोटीन है विच इज बाउंड टू नॉन प्रोटीन ग्रुप और प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, इट इज अ सिंपल प्रोटीन। ये भी एक तरह की सिंपल प्रोटीन है। सिंपल प्रोटीन बाउंड टू अ नॉन प्रोटीन ग्रुप नॉन प्रोटीन ग्रुप और प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप
विच इज परमानेंटली एसोसिएटेड विद इट, जो कि स्थायी तौर पर उससे जुड़ा हुआ है। ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा विच इज परमानेंटली एसोसिएटेड विद इट। ठीक है, हम ऐसी प्रोटीन्स को पढ़ रहे हैं जिसके साथ हमने किसी नॉन प्रोटीन, मतलब जो प्रोटीन नहीं है, उसको जोड़ा हुआ है और वो परमानेंटली उसके साथ जुड़ गया है। ठीक है, मतलब एक कोई लड़का है और जो मतलब अच्छा है नेचर में, और उसकी जो है दोस्ती हो गई है किसी बदमाश लड़के के साथ और स्थायी तौर पे हो गई है ना, ऐसा मान लो आप। लेकिन वो प्रोटीन नहीं है, मतलब नॉन प्रोटीन है, उसे हम क्या कहेंगे? प्रोस्थेटिक ग्रुप। समझ में आ गया? क्या कहेंगे? प्रोस्थेटिक ग्रुप। या शादी वाला एग्जाम्पल भी ले सकते हो। ठीक है, तो इनके बीच में जो कनेक्शन होता है वो या तो कोवेलेंट बॉन्ड होंगे या फिर नॉन कोवेलेंट लिंकेजेस होंगे। कैसे वो कैसे जो है एक नॉन प्रोटीन या प्रोस्थेटिक ग्रुप किसी प्रोटीन के साथ जुड़ता है, कैसे जुड़ता है? या तो उनके बीच में जो है कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, ठीक है, मजबूती वाले रिश्ते होंगे, या फिर कैसे रिश्ते होंगे? नॉन कोवेलेंट लिंकेजेस, मतलब ज़रूरत पड़ने पर उनको तोड़ा भी जा सकता है उन रिश्तों को। अगर कुछ किया जाए, कुछ ऐसी प्रक्रिया की जाए तो उनको तोड़ा भी जा सकता है। ठीक है, कोवेलेंट लिंकेजेस, कोवेलेंट बॉन्ड से जो है जुड़े होंगे। कोवेलेंट, पता है ना, कोवेलेंट बॉन्ड या नॉन कोवेलेंट। ठीक है, तो समझ में आ गया कैसे इनको जोड़ा जाता है? कोवेलेंट बॉन्ड से या नॉन कोवेलेंट लिंकेजेस से जोड़ा जा सकता है। अगर इनको तोड़ा जाए तो क्या, अगर इनका हाइड्रोलाइसिस किया जाए तो क्या होगा? क्या मिलेगा? अमाइनो एसिड्स मिलेंगे, और क्या मिलेगा? और क्या मिलेगा? वो बदमाश नॉन प्रोटीन ग्रुप या प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, अगर उनको तोड़ा जाए, हाइड्रोलाइज किया जाए, तो प्रत्येक अमाइनो एसिड से अलग हो जाएगा और साथ में वो जो उसके साथ जुड़ा हुआ है वो भी अलग हो जाएगा। मतलब आप ऐसा सोच सकते हो कि जैसे सपोज करें ये कोई प्रोटीन है, ये कोई प्रोटीन है, ठीक है, और इसके साथ कोई अलग से हमने ग्रुप जोड़ दिया, ये वाला, ठीक है, ये कोई ग्रुप जोड़ दिया, तो ये क्या है? नॉन प्रोटीन। और ये कैसे जुड़ा है? बाय कोवेलेंट या नॉन कोवेलेंट लिंकेजेस। कैसे जुड़ा है? बाय कोवेलेंट और नॉन कोवेलेंट लिंकेजेस। और जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो क्या मिलेगा? अमाइनो एसिड अलग अलग हो जाएंगे, अमाइनो एसिड मिलेंगे और आपको ये मिलेगा, ये। ठीक है, तो ऐसी प्रोटीन को हम क्या कहेंगे? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। अब प्रोस्थेटिक ग्रुप के आधार पर ही इनको फॉलोइंग टाइप्स में हम बांट सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द प्रोस्थेटिक ग्रुप दे आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। प्रोस्थेटिक ग्रुप के आधार पर, मतलब इसके आधार पर इनको बांट सकते हैं हम। जैसे कि सबसे पहला एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम ग्लाइकोप्रोटीन का। सबसे पहला एग्जाम्पल हम क्या पढ़ने वाले हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। तो आप मुझे बताओ ग्लाइको का मतलब क्या है? ग्लाइको किस शब्द के लिए या किस संबंध में दिया जाता है? ग्लाइको शब्द किसके लिए? ग्लाइकोजन, हाँ कह सकते हैं एक तरह से, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट के लिए या ग्लूकोज के लिए भी कह सकते हो आप। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट से संबंधित है ग्लाइको वर्ड।
मतलब इसका मतलब क्या है कि कोई प्रोटीन होगी और उसके साथ जो है क्या जुड़ा होगा, कोई कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज हो सकता है, कोई फ्रक्टोज हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट होगा वो, ठीक है। तो वो प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप कार्बोहाइड्रेट है तो हम उसे क्या नाम देंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। मतलब ये कोई प्रोटीन होगी, ग्लाइकोप्रोटीन की बात करें, ये कोई प्रोटीन है और उसके साथ हमने ग्लूकोज जोड़ दिए, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल अगर हमने जोड़ दिए, ठीक है। ये क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कौन सा, कार्बोहाइड्रेट का, इसलिए हमने इसे क्या नाम दिया, ग्लाइकोप्रोटीन्स। क्या नाम दिया, ग्लाइकोप्रोटीन्स। समझ में आ गया। तो एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन जिसके साथ एक कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट जुड़ा है एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप, उसे हम क्या नाम देंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। समझ में आ गया। एक ऐसी कॉन्जुगेटेड प्रोटीन जिसके साथ प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में एक कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ है, उसे हम क्या नाम देंगे, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। उसके नाम में ही पता चल रहा है, वैसे तो उसमें कुछ बताने की हैगा भी नहीं। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये कोई सिंगल मोनोसेकेराइड हो सकता है, या फिर उसकी पूरी ब्रांच हो सकती है, या फिर कोई लीनियर चेन हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। इसका एक उदाहरण पढ़ेंगे हम, जैसे म्यूसिन होता है सलाइवा में, लार जो हमारी बनती है, लार जो बनती है, इस लार के अंदर ये जो म्यूसिन प्रोटीन होती है, ये भी एक ग्लाइकोप्रोटीन का उदाहरण है। हमारी जो लार होती है उसमें म्यूसिन प्रोटीन पाई जाती है, म्यूसिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। उस प्रोटीन की क्या खास बात है कि वो एक ग्लाइकोप्रोटीन है, मतलब उस प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन्स की। ग्लाइकोप्रोटीन्स हो गए, इसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन्स की, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है काफ़ी। क्या पढ़ा हमने, कुमकुम क्या पढ़ा हमने, ग्लाइकोप्रोटीन्स। बताओ जरा ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या होती हैं। बताओ। बताओ क्या हो गया तुम्हें, बताओ क्या होती है ग्लाइकोप्रोटीन्स, जिस प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हो, ठीक है। समझ में आ गया। हाँ, कार्बोहाइड्रेट पूरी वो है, पूरी मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, हाँ मतलब संस्था है पूरी एक तरह से। उसके नीचे सारे आ जाते हैं मोनोसेकेराइड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, डेक्सट्रोज, ठीक है, राइबोस, पेंटोस, हेक्सोस, सब जो है इसी के अंडर आ जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट मतलब हमने पूरा नाम ले दिया, पूरे कुल का नाम ले दिया उसके, पूरी एक फैमिली है वो एक तरह से, ठीक है। तो फिर मतलब जैसे गांव में होता है ना खानदान, तो पूरा खानदान है उसका, वो एक उसका नाम ले दिया तो वो समझ में आ गया कि हाँ उसकी बात हो रही है, मतलब सबकी बात हो रही है, ठीक है। अब बताओ जरा क्या होती है ग्लाइकोप्रोटीन्स। पायल, बता दो तुम्हें क्या हो गया। मुस्कान, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियर प्रोटीन, नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूक्लियर प्रोटीन। बात अगर हुई, नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूक्लियर प्रोटीन। क्या होती है न्यूक्लियर प्रोटीन्स, कोई सजेशन किसी का कोई गेस।
बताओ जरा। ऐसी कोई प्रोटीन जो न्यूक्लियर प्रोटीन्स बेसिकली वो प्रोटीन्स होती हैं जो बेसिकली हमारे डीएनए या आरएनए के साथ जुड़ी होती हैं, स्ट्रक्चरली एसोसिएटेड होती हैं, डीएनए या आरएनए के साथ जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है, स्ट्रक्चरली एसोसिएटेड विद न्यूक्लिक एसिड आइदर डीएनए और आरएनए, ठीक है, स्ट्रक्चरली एसोसिएटेड विद न्यूक्लिक एसिड आइदर डीएनए और आरएनए। डीएनए या आरएनए के साथ जो स्ट्रक्चरली एसोसिएटेड प्रोटीन्स होती हैं वो बेसिकली क्या होती है, न्यूक्लियर प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। और ये हमारे कोशिका के केंद्र के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जा सकती हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम लिपोप्रोटीन की। ये हो गया। इसके बाद बात करते हैं लिपोप्रोटीन की। अब इसमें बताओ क्या होगा। इसमें तो नाम नहीं समझ में आ रहा है। जिनके साथ लिपिड जुड़ा हुआ हो, जिनके साथ क्या जुड़ा हुआ हो, लिपिड, ठीक है। एक कंपाउंड प्रोटीन जिसका जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो लिपिड होगा, वो क्या कहलाएगी, लिपोप्रोटीन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, लिपोप्रोटीन कहलाएगी। तो बहुत सारी जो ब्लड प्लाज्मा की प्रोटीन है और बहुत सारी जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं वो कौन सी होती है, लिपोप्रोटीन सी होती हैं। बहुत सारी ब्लड प्लाज्मा की प्रोटीन, ब्लड प्लाज्मा की प्रोटीन, ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन और बहुत सारी मेम्ब्रेन प्रोटीन, ये भी कुछ कैसे होती है, लिपोप्रोटीन होती है, ठीक है। कोई भी ऐसी कंपाउंड प्रोटीन जिसके साथ जो प्रोस्थेटिक ग्रुप हो वो कौन हो, लिपिड हो, ठीक है। प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन होगा, लिपिड होगा, प्रोस्थेटिक ग्रुप। कौन होगा, लिपिड होगा। और ब्लड प्लाज्मा जो लाइपोप्रोटीन्स है बेसिकली इनको जो है काइलोमाइक्रोन्स भी कहा जाता है। जो हमारे ब्लड के प्लाज्मा में जो लिपोप्रोटीन्स पाई जाती है उनको क्या कहा जाता है, काइलोमाइक्रोन्स। आगे मानसू हाँ अच्छा और ठीक है। क्या बात कर रहे हैं हम लोग कि जो हमारे ब्लड के अंदर, हमारे रक्त के अंदर जो प्लाज्मा है उसके अंदर जो ये लिपोप्रोटीन्स पाई जाती हैं उनको हम एक नाम देते हैं, नया नाम, और जो हमने नाम दिया है उस नाम को हम कहेंगे काइलोमाइक्रोन, ठीक है। क्या नाम दिया, काइलोमाइक्रोन। ऐसी लिपोप्रोटीन्स विच आर फाउंड इन द ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन्स, बेसिकली जो कहाँ पाई जाती है, ब्लड प्लाज्मा में पाई जाती है। काइलोमाइक्रोन्स, काइलोमाइक्रोन्स बोलते हैं इसको, काइलोमाइक्रोन्स। और ये जो लिपोप्रोटीन्स होती हैं बेसिकली ये
कई प्रकार की हो सकती है, HDL, LDL, VLDL, IDL। ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, कई प्रकार की हो सकती है, HDL, LDL, VLDL और IDL। ठीक है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन। समझ में आया? तुम्हें पता है कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है कई बार, कोलेस्ट्रॉल है ना, उसी से संबंधित है। कहते हैं कोलेस्ट्रॉल जो है बढ़ा हुआ है इसका, है ना। और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से क्या होता है, हार्ट अटैक। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से क्या होता है, मेजर हार्ट अटैक होते हैं। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जब ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है तब क्या होता है, वो हमारे ब्लड को जाने नहीं देता और उसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। क्योंकि हार्ट जो है और ज़्यादा जोर लगाता है कि मैं ब्लड को वहाँ तक भेजूँ जहाँ नहीं जा रहा है, कि मैं ब्लड को वहाँ तक भेजूँ जहाँ वो नहीं जा रहा है। और उस वजह से जब पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाता है तो उस ऑर्गन की डेथ हो जाती है, और ऑर्गन की डेथ होने की वजह से हार्ट फेलियर, या मतलब हो सकता है कि हार्ट के पास ही वो खून ना जाए, है ना। हार्ट में भी, हार्ट भी तो ऑक्सीजन ले रहा होगा ना, वो काम कर रहा है, हार्ट ऑक्सीजन ले रहा होगा, खाना खा रहा होगा। तो अगर उसी के पास जो है वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाए, उसकी जो ब्लड कैपिलरीज है, तो क्या हो जाएगा, हार्ट जो है काम करना बंद कर देगा। हार्ट के काम करने की वजह से सारे ऑर्गन काम करना बंद कर देंगे फाइनली। तो ये उसी से संबंधित है, कोलेस्ट्रॉल से संबंधित बेसिकली। HDL, LDL, VLDL, IDL, इसमें से कौन सा अच्छा है, ठीक है। तो ये एक ऐसी प्रोटीन है, ये काइलोमाइक्रोन्स बेसिकली क्या सी प्रोटीन है, इनमें एक कैपेबिलिटी होती है कि ये फैट्स को ब्लड स्ट्रीम में कैरी करती हैं। मतलब जैसे आपको लक्सर से रुड़की जाना है तो बस का सहारा लेना पड़ेगा, तो ये काइलोमाइक्रोन ऐसी प्रोटीन है बेसिकली जो लिपिड को, जो हम फैट खाते हैं, जो भी हमने घी या तेल जो खाया हमने एक्स्ट्रा या जो भी खाया, उसको ब्लड स्ट्रीम में घुमाती हैं, ठीक है, लेकर के जाती है जहाँ उनको जाना है। समझ में आ गया? तो ये तो पढ़ी हमने कौन सी प्रोटीन। अच्छा, एक और एग्जांपल पढ़ लो इसमें, किसमें, कंपाउंड प्रोटीन में, क्रोमोप्रोटीन का एग्जांपल, ये इंपॉर्टेंट लग रहा मुझे। क्रोमोप्रोटीन, मुस्कान समझ में आ रहा है? मुस्कान, पायल, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं क्रोमोप्रोटीन के बारे में। क्रोमोप्रोटीन कैसी प्रोटीन होती है? ऐसी कॉन्जुगेटेड प्रोटीन जिनके साथ जो प्रोस्थेटिक ग्रुप हो वो एक पिगमेंट हो, एक वर्णक हो, रंग देने वाला हो, जिसकी वजह से रंग आता हो, तो ऐसी प्रोटीन को हम क्या नाम देंगे? क्रोमोप्रोटीन। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है हीमोग्लोबिन। क्या एक बेस्ट एग्जांपल है? हीमोग्लोबिन। तो इसमें जो ग्लोबिन प्रोटीन होती है उसके साथ हीम ग्रुप जुड़ा होता है, ठीक है, और
इसी की वजह से क्या होता है, ये पिगमेंट का कार्य करता है, वर्णक का कार्य करता है, जिस वजह से जो हमारी आरबीसी का कलर है वो लाल होता है और उनकी वजह से जो है पूरे ब्लड का कलर जो है लाल होता है। ठीक है नाजिम, समझ में आया? रक्त का जो कलर है, हमारे ब्लड का जो कलर है वो कैसा होता है, लाल होता है। क्यों होता है? इसके कारण, क्योंकि ये एक पिगमेंट है। क्या है? ये एक पिगमेंट है। पिगमेंट मतलब वर्णक, जो रंग देने वाला हो। ठीक है, इसकी वजह से रंग आता है। ठीक है, तो इसके साथ जो है, इस ग्लोबिन प्रोटीन के साथ क्या जुड़ा होता है, ये हीम ग्रुप, ये हीम ग्रुप जुड़ा होता है। ठीक है, और ये जो हीम ग्रुप है, ये जो हीम ग्रुप है, इस हीम ग्रुप में क्या होता है, आयरन होता है। तभी तो कहते हैं आयरन खाना चाहिए, आयरन की कमी है, खून की कमी है ना, है ना। पालक खाना चाहिए, उसमें आयरन है। हरी सब्जियां खानी चाहिए, आयरन है उसमें। और तो और लोहे के बर्तन में खाना चाहिए ताकि आयरन मिले। तो इसी की वजह से क्या आता है, रेड कलर आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। ठीक है, समझ में आ गया? क्रोमोप्रोटीन है। और भी हैं, लेकिन ये हमारा एक बेस्ट एग्जांपल जो हमने पढ़ा। इसके बाद हम पढ़ते हैं डेराइड प्रोटीन्स। डेराइड प्रोटीन्स समझ में आ रहा है सूची? क्या टाइम हो गया? टाइम क्या हो गया? 10:20 हो गया। चल चलो पानी पियो पहले।